नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका होगा। और लोकतंत्र में अब इसको क्या कहें, अब पोंडा गोवा में एक बाई इलेक्शन होना था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब वो क्यों कैंसिल हुआ, क्या हो, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब फोकस इन 3 राज्यों से शिफ्ट होगा कहाँ? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तरफा गेम है, उसमें कोई इंटरेस्ट भी मुझे नहीं दिख रहा कि कोई सरकार का या किसी मीडिया का इंटरेस्ट है। वैसे भी दक्षिण भारत को लेके हमारी मीडिया कम ही दिखाती है। लेकिन अब सब गिद्ध की तरह बंगाल में जुट जाएंगे। बंगाल पे सब नोचने लगेंगे। गोदी मीडिया अपने हिसाब से जितना हो सके ममता सरकार को बदनाम करने की या ममता बनर्जी की पार्टी को नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन ममता बनर्जी, सही में बताऊं, सही में अगर भारतीय राजनीति में किसी को शेरनी का आज ताज पहनाया जा सकता है आज की राजनीति में, वो ममता बनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरह से बीजेपी के पूरे सिस्टम के साथ लोहा लेती है ना, वो देख के कई बार मज़ा आ जाता है कि कोई तो है जो इन्हें इनकी भाषा में जवाब देता है, और वो भी एक महिला। बेशक ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल से बाहर कोई बस नहीं चलता, लेकिन अपने राज्य में उन्होंने अभी तक अपने किले को अभेद्य रखा है, जबकि बीजेपी ने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने हर हथकंडा अपना के देख लिया, लेकिन अब तक बंगाल को भेद नहीं पाई है। और इस बार एक बहुत बड़ा जो तीर चला है वो SIR का चला है। अब SIR को लेकर कहा जाता है पिछली बार और जो इस बार है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो वोट परसेंटेज का फ़र्क था वो 5% के आसपास था। और जो इस बार वोट कटे हैं SIR के नाम पर, वो तकरीबन इसी 5% के आसपास बनते हैं। तो बहुत से लोग आंकलन करें कि क्या ममता बनर्जी का जो है वोट काट दिया गया है और बाकी बीजेपी थोड़ा बहुत गेन करके क्या इस बार बंगाल का किला भेद पाएगी? दरअसल मुझे इस बार भी नामुमकिन लगता है। इसलिए नहीं कि ममता बनर्जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही है या बहुत पॉपुलर है, वो तो हैं। उसके अलावा ममता बनर्जी के पास एक कला है जो, सही में बताऊं, देश में किसी और पार्टी के पास नहीं है, खास करके रीजनल पार्टी के पास तो बिल्कुल नहीं है। और वो कला है ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार की है। जब ऐसी बैटल सामने आती है खास करके चुनाव की, तब दिखता है कि ममता बनर्जी ने अपनी फौज को कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया। ममता बनर्जी अकेली नज़र नहीं आती, पूरी एक फौज तैयार नज़र आती है, जिसमें अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे हैं, लेकिन उसके अलावा जो महिलाओं की एक उन्होंने फौज तैयार की है ना, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कभी कभी कांग्रेस को सीखना चाहिए कि जब आप संसद में भेजो ना, राज्यसभा हो लोकसभा हो, तो किन को भेजो। ममता बनर्जी ने वही चेहरे भेजे हैं जिनमें उन्हें स्पार्क दिखा, उन्हें लगा कि ये मेरे तगड़े सिपाही बन सकते हैं। और ख़ास करके महिलाओं को चुना, और महिलाएं ऐसी तेज़ तर्रार महिलाएं भेजी हैं कि जो सदन हो, सदन के बाहर हो, विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली हो, बीजेपी को जो जवाब देती हैं या बीजेपी के नेताओं को जिस तरह से प्रहार करती हैं, वो देखने लायक होता है। आज एक ऐसी ही नेता की बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि अभी जो बंगाल में चुनाव चल रहे हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये महिला नेत्री प्रचार करती तो नज़र आती है, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह इन्हें सुनिए, इन्हें देखिए, तो आपको लगेगा कि वाकई में ममता बनर्जी की झलक इसमें नज़र आती है। यानी ममता बनर्जी 2, या यूँ कहें कि ममता बनर्जी की कॉपी नज़र आती है। मैं बात कर रहा हूँ TMC की सांसद सायोनी घोष की। एक ज़माने में एक्टर थी, एक्टर से राजनीति में आई, अभी तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग की अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और जिस तरह से ये प्रचार कर रही है और जिस तरह से इनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि सायोनी घोष का राजनीतिक जो दौर है, राजनीतिक करियर है, वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। सायोनी घोष को भी कई बार अप्रोच करने की कोशिश की, उन्होंने बताया भी, लेकिन जिस तरह से महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष और लोग हैं, ये एक पूरी फौज है ममता बनर्जी ने तैयार की हुई, जो ब्लाइंडली
ममता बनर्जी की भक्त है, ममता बनर्जी को अपना सब कुछ मानती है। सायोनी घोष गाना भी गाती नजर आएंगी, आपको गाते हुए प्रचार करेंगी, ममता बनर्जी की तरह रोड शो करती नजर आएगी, पैदल चलती नजर आएंगी, लोगों से मिलती नजर आएंगी। स्टेज पे जो बोलने का अंदाज है बहुत बढ़िया है। ममता बनर्जी हिंदी में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, लेकिन सायोनी घोष के हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, तीनों में बोलने में महारत हासिल है और एक बहुत शानदार तरीके से सदन हो, चुनावी रैली हो, सब जगह हो, बोलती है ना तो ज़रा बीजेपी के सीने में सीधा तीर लग जाता है। छोटी झलकियां आपको दिखाता हूँ। की बोलছে मोदी की गारंटी, किसका गारंटी है? विभाजन का गारंटी है, बेकारी का गारंटी है, महंगाई का गारंटी है, युवा हाथ में कटोरा लेके रास्ते में उतरेंगे उसका गारंटी है, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने की गारंटी है, यही तो गारंटी है ना। भूखे मरेंगे उसकी गारंटी है, अमीरों को अमीर बनाने की गारंटी है और गरीबों को गरीब बनाने की गारंटी है। यह है मोदी की गारंटी। बीजेपी खतरे में है, उनकी गद्दी खतरे में है, क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गए और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। ऐसी वक्ता हो किसी पार्टी के पास, ऐसी सांसद हो, संसद में इतना शानदार बोलने वाले हों, तो फिर उससे बहुत मदद मिलती है। मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी के पास एक संजय सिंह है, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के अलावा और कोई मुझे बहुत शानदार वक्ता नज़र नहीं आता। हाँ, धर्मेंद्र यादव कभी कभी बहुत अच्छा बोलते हैं। कांग्रेस के पास भी 4-5 लोकसभा में है, 2-3 राज्यसभा में है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, लोकसभा में इमरान मसूद हो गए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तो हैं ही, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो हैं ही, मनीष तिवारी हैं, कुछ प्रवक्ता अच्छे हैं, शशि थरूर हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जितनी रीजनल पार्टी है उसके हिसाब से आप देखिए, इनका हर सांसद आपको एक से एक बेहतरीन वक्ता नज़र आएगा। चाहे वो सायोनी घोष हो, चाहे वो महुआ मोत्रा हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो मैं भूल गया वो सांसद जो मिमिक्री बहुत अच्छा करते हैं, मैं उन्हें नाम भूल रहा हूँ, चाहे वो हों, आप उठा के देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन हो, कोई भी हो, इनका आप संसद का रिकॉर्ड और इन संसद के भाषण उठा के देख लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा कि क्रॉस द पार्टी, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे डीएमके, क्रॉस द पार्टी टीएमसी के नेता अलग ही दिखते हैं, टीएमसी के सांसदों के भाषण अलग ही दिखते हैं। जितनी बार बोलते हैं बहुत शानदार बोलते हैं। ये कला ममता बनर्जी के पास है, ये किसी के पास नहीं है कि इस तरह के जो नेता चुन के लाती हैं, इस तरह के जो वो उम्मीदवार चुनती हैं। ये कला ममता बनर्जी ने मालूम नहीं अपने संघर्ष से सीखी है या कैसे सीखी है, लेकिन उन्होंने अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप बहुत बहुत ज़बरदस्त तैयार की है। बीजेपी की तरह नहीं कि जहां 2 चेहरे तो हैं, उसके बाद सेकंड लाइन लीडरशिप के नाम पे ठन ठन गोपाल है। अध्यक्ष भी ऐसा चुना है कि अब क्या ही बोलें। वो क्या बोलते हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल किसके लिए मिला है, वो ऐसे अध्यक्ष चुन लिए गए हैं सिर्फ इस बात पे कि एक डमी अध्यक्ष चाहिए और कहने को युवा अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसी तरह से कांग्रेस में भी हर नेता वही बात दोहराता है जो राहुल गांधी कहते हैं। अपनी तरफ से कभी कोई इस तरह का क्रिएटिव चीज़ कहने वाले 2-4 नाम मैंने आपको गिना दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह एक और चेहरा आपको दिखते हैं। ये लीडरशिप डेवलप करने वाली क्वालिटी, सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप करने वाली क्वालिटी मुझे लगता है खास करके अगर कांग्रेस को सीखनी चाहिए ममता बनर्जी से। एक टाइम था नो डाउट, जब राहुल गांधी के आसपास जो सारे युवा चेहरे थे, तब कांग्रेस में दिख रहा था कि सेकंड लाइन लीडरशिप पूरी तैयार हो चुकी है, ये जल्द ही कांग्रेस को टेक ओवर करेगी। लेकिन वो
सबसे पहले बीजेपी ने बड़ी चालाकी से उसी सेकंड लाइन लीडरशिप को किनारे लगाया, उसी सेकंड लाइन लीडरशिप को अपने पाले में किया। राहुल गांधी को अकेला छोड़ दिया, सिर्फ सचिन पायलट बचे हैं। उसके बाद मुझे कांग्रेस में नज़र भी नहीं आया कि इस तरह की लीडरशिप को तैयार किया जाए। राहुल गांधी ने जो टीम बनाई है वो टीम मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर की ज़्यादा लगती है, मैनेजमेंट वाली ज़्यादा है। वो पॉपुलर नेता हों, अच्छे वक्ता हों, मास लीडर हों, ऐसे नहीं दिखते मुझे। अब आप कहेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी एक नाम है, वो बहुत अच्छा बोलते बहुत अच्छा हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन वो भी टेस्ट नहीं हुए क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। वो उस मामले में टेस्ट नहीं हुए। सभाओं में भीड़ जुटाते हैं, नो डाउट, संसद में अच्छा बोलते हैं, नो डाउट। और अगर चलिए मान लीजिए, भी मान लें कि वो भीड़ को भी कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? सिर्फ एक ही नेता है। कन्हैया कुमार को टेस्ट कर लिया 2 बार, दोनों बार उन्हें खुद हार का सामना करना पड़ गया। इसके अलावा मनीष तिवारी संसद में अच्छा बोलते हैं, शशि थरूर अच्छा बोलते हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में इनके वो भाषण नहीं चलते। ये भाषण संसद में चल सकते हैं, चुनावी सभाओं में नहीं चल सकते। इमरान मसूद चुनावी सभाओं में बहुत अच्छा बोल सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छा मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सदन के अंदर उतना अच्छा इम्पैक्टफुल उनका भाषण नहीं होता है। केसी वेणुगोपाल पब्लिकली बहुत अच्छे वक्ता नहीं है। अल्टीमेटली फिर आपका ध्यान जाता है जयराम रमेश, लेकिन वो भी सिर्फ राज्यसभा तक सीमित है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चुनावी सभाओं में ऐसे वक्ता नहीं चलते हैं। पब्लिक में जो चल रहे हैं वो आपके बड़े ऐसे नेता नहीं है कि जो आपको सदन में दिख रहे हों। पवन खेड़ा है, वो तीसरी कैटेगरी शुरू होगी। पवन खेड़ा, सुप्रिया सुनीत, ये अलग ही कैटेगरी हैं। ये सोशल मीडिया के वॉरियर हैं। सोशल मीडिया पे सबको पछाड़ दिया है इन लोगों ने, खास करके पवन खेड़ा ने जब से कमान संभाली है। सुप्रिया सुनीत ने, बीजेपी की IT सेल की कांग्रेस से 10 गुना बड़ी टीम है, लेकिन हर बार पछाड़ देती है। लेकिन ये लोग चुनावी सभाओं में भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लोग इनको सुनने आ सकते हैं, और वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, मालूम नहीं, मुझे शक है। और ये सदन में भी इतना ही अच्छा बोलेंगे जब ये सदन में पहुंचेंगे, वो शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक ऐसी टीम, जिस तरह की टीम ममता बनर्जी ने खड़ी की है ना, ये राहुल गांधी को इस तरह के लोग छांटने पड़ेंगे, जल्द से जल्द इस तरह के लोग खड़े करने पड़ेंगे। और अभी तो सच में बताऊं, मुझे एक ही चेहरा दिखता सामने, वो सचिन पायलट दिखते हैं। सचिन पायलट पब्लिक में भी फेमस है, लोग पॉपुलर है, पसंद करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोग उनको सुनते हैं। जब वो विधानसभा में जाते हैं, राजस्थान विधानसभा में, वहाँ भी अच्छा बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा बोलते हैं, इंटरव्यूज़ में अच्छा बोलते हैं, सब जगह अच्छा बोलते हैं और जनाधार है उनका। ऐसे कम से कम 5-6 नेता चाहिए। हाँ, एक और है, माफ़ कीजिएगा, एक नाम और मैं भूल गया, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने भी अब तक अपने आप को प्रूव किया। असम में क्या होता है क्या नहीं होता वो अलग बात है, जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस ने पहली बार दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे वो सदन के बाहर, सदन के अंदर, चुनावी सभाओं में, सदन के भाषण में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यूज़ में, सब जगह बेहतरीन वक्ता के रूप में शामिल हुए। और आज की डेट में, सोशल मीडिया के ज़माने में, पार्टी को वक्ताओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया में अच्छा बोलने वाला, सोशल मीडिया पे अच्छा दिखने वाला, सुनाई देने वाला नेता ही आज की डेट में पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने में कामयाब हो सकता है। इसीलिए शायद राहुल गांधी डिजिटल मीडिया पे हर बार मोदी को पछाड़ लेते हैं, क्योंकि मोदी चुनावी सभा में तो अच्छा बोल लेते हैं, जब बात इंटरव्यूज़ की या सदन में बोलने की आती है तब राहुल गांधी से पिछड़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।